वेलकम टू योर ओन चैनल रोड टू हिस्ट्री। आज के इस चैनल में जो वो मेरा सीरीज चल रहा है क्रोनोलॉजी का, उस सीरीज का अंतिम वीडियो है जिसमें मैं मॉडर्न इंडिया में जो भी इम्पोर्टेंट ईयर्स हैं उसके बारे में चर्चा करूंगा। पिछला जो वीडियो में दिया था उसमें मैं पलासी के युद्ध और बक्सर के युद्ध की चर्चा किया था। तो 1757 में पलासी का युद्ध होता है और 1857 में प्रथम स्वतंत्रता संग्राम, फर्स्ट वार ऑफ इंडिपेंडेंस या सिपाही विद्रोह, अलग अलग नाम से उसको हिस्टोरियंस पुकारते हैं, वो होता है। इन बिटवीन बहुत सारी घटनाएं होती हैं और उसके बाद भी 1857 की क्रांति के बाद भी बहुत सारी घटनाएं होती हैं, उस पर हम चर्चा करेंगे। सबसे एक जो महत्वपूर्ण घटना होती है भारत में, वो दो जो कंपनी थी, ईस्ट इंडिया कंपनी इंग्लैंड की और जो फ्रांस की कंपनी थी, या यूं कहें कि फ्रांस और इंग्लैंड में जो यूरोप में टसल था उसका एक रूप यहाँ भी देखने को मिलता है। और 3 युद्ध होते हैं फ्रांस और ब्रिटेन के बीच में, जिसको हम कर्नाटक युद्ध के नाम से जानते हैं। पहला जो कर्नाटक युद्ध होता है वो 1744 से 1748 तक चलता है। उसके बाद एक्सला-सैपल की संधि होती है यूरोप में, उसके बाद ये युद्ध समाप्त हो जाता है। इन युद्धों में भारत के भी कुछ जो नवाब या राजा थे वो भी शामिल होते हैं, वो किसी न किसी के पक्ष में रहते हैं, लेकिन यहाँ वो चर्चा का विषय नहीं है, उसको हम बाद में कभी बताएंगे। दूसरा जो युद्ध होता है कर्नाटक का युद्ध, वो होता है 1750 से 1754 तक होता है। और तीसरा जो युद्ध है वो 1757 से 1763 तक चलता है। और लास्ट में जो एक वांडीवास का युद्ध होता है 1760 में, वांडीवास का युद्ध, उसमें एक तरह से फ्रांसीसी पूरी तरह से अंग्रेजों से पराजित हो जाते हैं और जो एक उनकी मंशा थी भारत पर शासन करने की, उसको पूरी तरह से अंग्रेज समाप्त कर देते हैं। तो इस प्रकार से 2 विदेशी शक्ति भारत में अपना वर्चस्व जमाने के लिए यहाँ 3 युद्ध कर लड़ते हैं और जिसमें अंग्रेज जो है वो सफल रहते हैं। इसके बाद ये भी देखा गया है कि भारत की भी जो 2 महत्वपूर्ण शक्ति थी उस समय, एक मराठा और एक मैसूर का जो राज्य था, वो इससे भी अंग्रेजों का युद्ध होता है। मैसूर से के साथ भी 4 युद्ध होता है अंग्रेजों का, या हम कहें कि ईस्ट इंडिया कंपनी का। और इन चारों युद्धों में कभी मैसूर का पलड़ा भारी रहता है और कभी अंग्रेजों का पलड़ा भारी रहता है। और इसी युद्ध में वहाँ के जो 2 ताकतवर सम्राट थे, दोनों की मृत्यु हो जाती है। टीपू सुल्तान मैसूर का ही था और उसकी मृत्यु जो अंतिम मैसूर युद्ध होता है उसमें हो जाती है। पहला जो मैसूर युद्ध होता है वो 1767 से 69 तक होता है। दूसरा मैसूर युद्ध जो होता है वो आंग्ल मैसूर युद्ध, वो 1780 से 84 तक होता है। और थर्ड जो मैसूर युद्ध, आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ है, वो 1790 से 1792 तक होता है। और चौथा जो है वो 1799 में होता है, जिसमें कि टीपू सुल्तान मारा जाता है। इसी तरह से अगर हम मराठा और अंग्रेजों के बीच के युद्ध को देखें तो 1775 में पहला युद्ध होता है मराठाओं के साथ अंग्रेजों का। दूसरा युद्ध होता है जो 1803-4 में होता है। और तीसरा युद्ध जो होता है वो 1817 और 18 में होता है। तो इस प्रकार से 3 जो महत्वपूर्ण शक्तियां थी, एक विदेशी जो फ्रांसीसी थे, भारत में जो 2 मैसूर और मराठा थे, इन सब को अंग्रेज पराजित करके अपना वर्चस्व स्थापित कर लेते हैं। इस प्रकार से कई युद्ध लड़े जाते हैं। इन युद्धों के अलावे अगर हम और भी बहुत सारी घटनाओं का की चर्चा करें तो बहुत कुछ होता है इस बीच में। जैसे अगर हम कहें तो 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट आता है, जो अंग्रेजों के द्वारा लाया जाता है। ईस्ट इंडिया कंपनी को किस तरह से रेगुलेट किया जाएगा वो आता है। 1784 में पिट्स इंडिया एक्ट आता है। तो ये दोनों एक्ट भी बहुत महत्वपूर्ण एक्ट हैं। फिर 1813 में जो है वो चार्टर एक्ट बनता है। जो चार्टर एक्ट बहुत ही महत्वपूर्ण चार्टर एक्ट था। उसी चार्टर एक्ट के द्वारा भारत में इंग्लिश एजुकेशन या एजुकेशन को डेवलप करने के लिए 1 लाख रुपए खर्च करने की बात की जाती है। जो क्रिश्चियन मिशनरीज थे
उनको भारत में एंट्री दी जाती है। तो ये 1813 का चार्टर एक्ट बहुत महत्वपूर्ण चार्टर एक्ट है। उसके बाद 1833 में चार्टर एक्ट आता है। उस चार्टर एक्ट के द्वारा जो ईस्ट इंडिया कंपनी एक व्यापारिक कंपनी थी, उसका जो एक अधिकार था, मोनोपोली था, उस मोनोपोली को समाप्त कर दिया जाता है। अब उसका मोनोपोली नहीं रहता है भारत के व्यापार पर। तो ये धीरे धीरे समाप्त होता है। फिर 1835 में मैकॉले मिनट आता है। मैकॉले मिनट क्या है? मैकॉले मिनट जो है वो वही ऐसा एक रूल और रेगुलेशन है या एक प्रावधान है जिसके द्वारा भारत में इंग्लिश एजुकेशन की शुरुआत होती है और इंडियन जो ऑफिशियल लैंग्वेज है वो ऑफिशियल लैंग्वेज के रूप में इंग्लिश को अडॉप्ट कर लिया जाता है, अपना लिया जाता है और वहीं से धीरे धीरे इंग्लिश एजुकेशन की शुरुआत होती है। फिर उसी प्रकार 1854 में वुड्स डिस्पैच आता है। ये वुड्स डिस्पैच जो है वो भी इंग्लिश एजुकेशन से जुड़ा हुआ है। जो प्रावधान किए गए थे और मैकॉले के द्वारा, जो मैकॉले मिनट के द्वारा एक फिल्ट्रेशन थ्योरी भी लाई गई थी। वो फिल्ट्रेशन थ्योरी क्या है उस पर हम कभी चर्चा करेंगे। उसको उस डिस्पैच में भी लागू किया जाता है। उस डिस्पैच के बाद 1882 में हंटर कमीशन आता है, वो भी एजुकेशन से जुड़ा हुआ है। इस तरह से एजुकेशन से जुड़े हुए कई कमीशन अंग्रेजों के द्वारा बनाए जाते हैं और भारत में इंग्लिश एजुकेशन का प्रचार प्रसार किया जाता है। इन बिटवीन 1857 की क्रांति होती है। 1857 की क्रांति को सिपाही विद्रोह, प्रथम स्वतंत्रता संग्राम, अलग अलग हिस्टोरियन अलग अलग नाम से जानते हैं। और 1857 की क्रांति जो है उसके पहले भी एक बहुत इम्पॉर्टेंट विद्रोह होता है जिसको हम संथाल का विद्रोह कहते हैं। जो राजमहल और भागलपुर के पास जो पहाड़ियां हैं वहाँ संथाल रहते थे और संथालों ने विद्रोह किया था अंग्रेजों के खिलाफ। अगर देखा जाए तो 1757 में जब पलासी का युद्ध होता है और 1857 में जो पूरा 100 साल है, 1857 में जो सिपाही विद्रोह होता है या प्रथम स्वतंत्रता संग्राम होता है, इन बिटवीन ऐसा नहीं हुआ है कि भारतीयों ने अंग्रेजों का विरोध नहीं किया। बहुत सारे विद्रोह हुए हैं, जैसे सन्यासी विद्रोह हुआ है, बहावी विद्रोह हुआ है। तो इस तरह से पागलपंथी एक ऑर्गेनाइजेशन था, उन लोगों ने विद्रोह किया। तो इस तरह से ट्राइबल्स और किसान बहुत जगहों पे विद्रोह कर रहे थे। तो एक विद्रोह का सिलसिला था और उसी का कल्मिनेशन था 1857 की क्रांति। तो 1857 की क्रांति के पहले संथाल विद्रोह होता है सीधो कान्हो के नेतृत्व में। उन्हीं सीधो कान्हो के नाम पर झारखंड में एक विश्वविद्यालय भी है, दुमका में। तो उन्हीं के नेतृत्व में संथाल विद्रोह होता है। 1857 की क्रांति के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी का जो शासन है उसको समाप्त कर दिया जाता है और पूरी तरह से जो भारत का जो क्षेत्र है जो वो साम्राज्य के नेतृत्व में आ जाता है, उनके अंडर में आ जाता है। और इसीलिए 1858 में विक्टोरिया को भारत की इम्प्रेस साम्राज्य भी घोषित किया जाता है। तो इस तरह से ये घटनाएं होती है। उसके बाद अगर देखा जाए तो जितने भी वायसराय आए, जब तक ब्रिटिश एम्प्रेस का शासन नहीं था उसके पहले जो भी यहाँ मुख्य प्रशासक होते थे उनको गवर्नर जनरल कहा जाता था। और 1858 के बाद जब साम्राज्य के अंतर्गत या उसके अंडर में भारत का शासन आ गया तो जो मुख्य प्रशासक होते थे भारत के उनको वायसराय कहा जाता था। अब ये गवर्नर जनरल और वायसराय में क्या डिफरेंस है इस पर भी हम कभी चर्चा करेंगे। तो उसके बाद डिफरेंट वायसराय आते हैं और उन्होंने अपने हिसाब से रूल एंड रेगुलेशंस बनाए हैं। जैसे अगर देखा जाए तो वर्नाकुलर प्रेस एक्ट आता है। लिटन जब यहाँ के वायसराय होते हैं तो वर्नाकुलर प्रेस एक्ट लाते हैं। ये प्रेस एक्ट जो है 1878 में आता है और इस प्रेस एक्ट के द्वारा, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट के द्वारा जो भारतीय भाषाओं में समाचार पत्र छपते थे उन पर पाबंदी लगा दी जाती है, जिसको बाद में लॉर्ड रिपन इस प्रेस एक्ट को समाप्त कर देते हैं। इन बिटवीन भी कुछ बहुत महत्वपूर्ण घटनाएं होती हैं। जैसे अगर हम कहें तो 1829 में विलियम बेंटिक सती प्रथा को समाप्त कर देता है, जिसमें राजा राम मोहन राय का भी रोल माना जाता है। हालांकि डिटेल अगर हम पढ़ेंगे तो बहुत सारे उसमें कारण थे जिससे सती प्रथा को समाप्त किया जाता है। फिर 1853 में भारत में रेलवे की शुरुआत होती है।
पहला रेलवे जो आगमन हुआ या जिसका परिचालन हुआ वो 1853 में हुआ। और 1857 में जो एक क्रांति की हम बात करते हैं, क्रांति तो होती ही है, विश्वविद्यालय 3 जगह कलकत्ता, बॉम्बे और मद्रास में विश्वविद्यालय भी खोले जाते हैं। तो जो एक मैकॉले मिनट बना था उसका प्रभाव ये देखा जाता है कि विश्वविद्यालय भी बनते हैं। 1872 में पंजाब में कोका रिवोल्ट होता है। तो ये अलग अलग घटनाएं होते रहती है। कुछ एडमिनिस्ट्रेशन के स्तर पर, कुछ विद्रोह के स्तर पर, कुछ सुधार के स्तर पर, हर स्तर पर हम देखते हैं कि विभिन्न घटनाएं एक साथ चल रही होती है। इसी तरह से हम देखते हैं कि 1856 में ईश्वर चंद्र विद्यासागर के प्रयास से विडो मैरिज एक्ट भी पास होता है। हालांकि विडो मैरिज एक्ट जो पास होता है तो उसको सामाजिक मान्यता बहुत नहीं मिलती है। अगर हम देखें तो 19वीं शताब्दी के अंत तक सिर्फ 38 विडो का पुनर्विवाह होता है या रीमैरिज होता है। कांग्रेस की स्थापना, जिसके स्थापना में बहुत सारे डिबेट हैं, कुछ लोग कहते हैं एओ ह्यूम का रोल था, कुछ लोग कहते हैं डफरिन का रोल था। तो ये डिबेट बड़ा है, उस पर हम अलग से चर्चा करेंगे। तो कांग्रेस की स्थापना होती है 1885 में। उसके बाद हर साल कांग्रेस का अधिवेशन होते रहता है, तो ये भी एक महत्वपूर्ण घटना है। उसके बाद अगर हम देखें तो 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना होती है। ठीक उसके पहले 1905 में लॉर्ड कर्जन के द्वारा पार्टीशन ऑफ बंगाल, बंगाल विभाजन की घोषणा की जाती है, जो कि 1906 से लागू होता है। और उसके खिलाफ में स्वदेशी मूवमेंट भी भारत में चलता है। तो मूवमेंट्स पर तो एक अलग समय क्लास लूँगा। फिलहाल इतना बता दूँ कि जो पार्टीशन ऑफ बंगाल हुआ था उसके खिलाफ यहाँ स्वदेशी मूवमेंट चलता है। और यही एक वो कारण भी है जिसके बाद हम बाद में देखते हैं कि सूरत स्प्लिट होता है 1907 में। जो कांग्रेस में 2 खेमा था, 2 वर्ग था, एक जो मॉडरेट थे, दूसरे जो एक्सट्रीमिस्ट थे। इन दोनों में विभाजन हो जाता है 1907 में सूरत अधिवेशन में, जो फिर जाकर 1916 में लखनऊ में जो अधिवेशन होता है तो उसमें फिर से ये मिलते हैं। तो 1916 का जो लखनऊ का अधिवेशन है वो भी एक महत्वपूर्ण घटना है, जिसमें कि एक्सट्रीमिस्ट और मॉडरेट दोनों मिलते हैं। इवन मुस्लिम लीग के साथ भी एक समझौता होता है। तो एक यूनाइटेड फ्रंट बनता है जो 1916 की घटना, जो लखनऊ में जो कांग्रेस का अधिवेशन होता है। 1916 के बाद जो 1917 का जो साल है वो भी बड़ा महत्वपूर्ण साल है। उसी ईयर में महात्मा गांधी एक ऑल इंडिया लेवल के लीडर के रूप में उभरते हैं। जब चंपारण में जो नील की खेती करने वाले किसान थे, तो नीलों के खिलाफ जो किसानों का समर्थन करते हैं, तो उस चंपारण सत्याग्रह की वजह से पूरे भारतवर्ष में वो विख्यात हो जाते हैं। उसके बाद खेड़ा का भी आंदोलन है, वो उस आंदोलन में भी वो भाग लेते हैं। और भी देखा गया है कि फिर जब रॉयलेट एक्ट आता है तो रॉयलेट एक्ट के खिलाफ भी सत्याग्रह की घोषणा 1919 में 6 अप्रैल को सत्याग्रह की शुरुआत होती है। 9 अप्रैल को डॉक्टर सत्यपाल और किचलू को गिरफ्तार कर लिया जाता है। और उसी के विरोध में बैसाखी के दिन 13 अप्रैल को जलियांवाला बाग का जो हत्याकांड है जनरल डायर के द्वारा किया जाता है। तो ये और इसके खिलाफ फिर जो असहयोग आंदोलन की शुरुआत 1920 में की जाती है महात्मा गांधी के द्वारा। पहला वो आंदोलन था जो ऑल इंडिया लेवल पर किया जाता है और जिसको 1922 में फिर स्थगित कर दिया जाता है, क्योंकि 5 फरवरी 1922 को चौरी चौरा में जो कुछ सिपाहियों को जला दिया जाता है, भीड़ हिंसक हो जाती है। तो उस हिंसा के खिलाफ वो हिंसा की वजह से महात्मा गांधी 12 फरवरी 1922 को उस आंदोलन को वापस ले लेते हैं, सविनय अवज्ञा आंदोलन को। लेकिन इन बिटवीन कुछ घटनाएं और भी होती है। 1921 में एम.एन. राय के द्वारा ताशकंद में भारतीय साम्यवादी दल की स्थापना होती है। और 1924 में भारत में कानपुर में भारतीय साम्यवादी दल की, अखिल भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना होती है। तो ये 2 घटनाएं भी महत्वपूर्ण है जो इन बिटवीन होती है। उसके बाद साइमन कमीशन 1927 में साइमन कमीशन को गठित किया जाता है, जो भारत में संवैधानिक परिवर्तन लाने में या किस तरह से यहाँ प्रशासन किया जाएगा
उस पर वो अपना विचार देता है, जिसका विरोध भारतीयों के द्वारा इसलिए किया जाता है कि साइमन कमीशन में कोई भी मेंबर, कोई भी सदस्य भारतीय नहीं था, इसलिए इसका विरोध किया जाता है। और भारतीयों पर को एक चैलेंज दिया जाता है कि भारतीय खुद अपना संविधान नहीं बना सकते हैं। तो उस चैलेंज को एक्सेप्ट करते हुए तेज बहादुर सप्रू और मोतीलाल नेहरू ने 1928 में अपना नेहरू रिपोर्ट जिसको कहते हैं, वो नेहरू रिपोर्ट पेश करते हैं। 1929 का जो ईयर है वो भी बड़ा महत्वपूर्ण ईयर है। 1929 में लाहौर में कांग्रेस का अधिवेशन होता है और उसी अधिवेशन में, जिसकी अध्यक्षता पंडित जवाहरलाल नेहरू करते हैं, उसी अधिवेशन में पहली बार कंप्लीट इंडिपेंडेंस की बात की जाती है, पूर्ण स्वतंत्रता की बात की जाती है। और 1930 में ये घोषणा की जाती है, 1930 में हम हर साल स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाएंगे और 26 जनवरी को झंडा फहराकर स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है। 1930 में ही सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत होती है, जिसके बाद 1931 में गांधी इरविन पैक्ट होता है। और गांधी इरविन पैक्ट के बाद ही जो ब्रिटेन में राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हो रहा था, उस राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में महात्मा गांधी सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में जाते हैं। उसके पहले वो पहला जो कॉन्फ्रेंस हुआ था उसमें भी नहीं जाते हैं, थर्ड जो कॉन्फ्रेंस हुआ है उसमें भी नहीं जाते हैं। उसी राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के बाद 1932 में अंग्रेजों के द्वारा कॉमनवेल्थ अवार्ड की घोषणा की जाती है, जिसके द्वारा जो हमारे यहाँ के दलित थे उनको भी सेपरेट इलेक्टोरेट देने की बात की गई थी, जिस तरह से मुसलमानों को दिया गया था। लेकिन इसके खिलाफ महात्मा गांधी अनशन पर बैठते हैं। तो अंबेडकर और महात्मा गांधी के बीच में 1932 में पूना पैक्ट होता है, जिससे सेपरेट इलेक्टोरेट की बात तो छोड़ दी जाती है, लेकिन उन लोगों के लिए एक रिजर्वेशन की बात की जाती है, विधायिका में उनके लिए रिजर्व सीट की बात की जाती है। तो 1932 में ये घटना होती है। 1935 में एक्ट जो आता है 1935 का एक्ट, उसके द्वारा प्रोविंशियल ऑटोनॉमी की बात की जाती है, भारत में प्रोविंशियल ऑटोनॉमी दी जाती है और जो कांग्रेस जो पार्टी थी उसकी सरकार बनती है। 1937 में जो इलेक्शन होता है उसके बाद उसकी सरकार बनती है। 1939 में द्वितीय विश्व युद्ध हो जाता है, जिसमें भारत के जो लीडर्स थे, भारत की जो सरकार थी, उसके बिना सहमति के, बिना उसके मशवरे के अंग्रेज जो है भारतीयों को भी उसमें झोंक देते हैं, जिसके खिलाफ जो कांग्रेस मंत्रिमंडल है वो इस्तीफा 1939 में दे देती है। और जब वो इस्तीफा दे देती है तो मुस्लिम लीग उसको मुक्ति दिवस के रूप में मनाते हैं। 1940 में मुस्लिम लीग पूर्णतः पाकिस्तान का प्रस्ताव पारित कर देता है। उस तरह से पाकिस्तान, उसके बाद से पाकिस्तान को हासिल करना मुस्लिम लीग का एक उद्देश्य बन जाता है। 1942 में जो है भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत होती है, लेकिन ठीक उसके पहले 1940 में ही कांग्रेस के द्वारा व्यक्तिगत सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत की जाती है, जिसके सबसे पहले सत्याग्रही विनोबा भावे थे। 1942 में चूंकि कांग्रेस के सारे लीडरान अरेस्ट कर लिए जाते हैं, इसलिए जो उस समय आंदोलन हुआ वो हिंसक आंदोलन हो गया था। हालांकि उसको बहुत जल्दी दबा भी दिया गया 1942 के आंदोलन को। उसके बाद अगर देखा जाए तो 1943 में सुभाष चंद्र बोस टोक्यो में जो है सो INA की स्थापना करते हैं और वो अपने तरीके से स्वतंत्रता संग्राम में भाग लेते हैं। तो हर व्यक्ति, हर संगठन अपने अपने तरीके से स्वतंत्रता संग्राम में भाग ले रहा था। फिर उसके बाद 1946 में जो नेवल म्यूटिनी होता है, जो नौ सेना के जो सैनिक थे वो विद्रोह करते हैं। एक और मैं चर्चा करूंगा घटना की जो आवश्यक है। 1921 में मोपला का विद्रोह होता है मालाबार के तट पर। वो विद्रोह भी बड़ा इंपॉर्टेंट विद्रोह है, जिसमें जो विद्रोह बाद में कॉमनल हो जाता है। अगर हम फिर बात करें, एटली जब बनता है, वहाँ जो लेबर पार्टी का था, एटली जब बनता है प्राइम मिनिस्टर इंग्लैंड का, तो वो घोषणा करता है कि 1948 के तक भारत को स्वतंत्र कर दिया जाएगा। उसके बाद माउंटबेटन यहाँ का वायसराय बनता है और माउंटबेटन जो है वो घोषणा करता है कि 15 अगस्त 1947 को भारत को आज़ाद कर दिया जाएगा और 15 अगस्त 1947 को दो डोमिनियन स्टेट्स बनते हैं, एक भारत और एक पाकिस्तान। तो इस तरह से जो स्वतंत्रता आंदोलन कई स्तर पे चला आ रहा था, कई संगठनों के द्वारा लड़ा जा रहा था, उसका जो कल्मिनेशन है भारत को स्वतंत्रता प्राप्त होती है 1947 में। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आएगा। अगर पसंद आए तो आप खुद भी देखें, दोस्तों को सजेस्ट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग मी। सी यू अगेन विद अ न्यू वीडियो।